नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस साल दुनिया के 60 देशों में चुनाव होने जा रहे हैं। इन देशों में भारत तो है ही, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क भी हैं। लेकिन इस समय सबकी निगाहें भारत पर लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ के चुनाव नतीजों का असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि हर पहलू पर पड़ेगा। दरअसल भारत के चुनाव को पूरी दुनिया इसलिए देख रही है, क्योंकि इस चुनाव से तय होगा कि भारत में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, और बचेगा भी तो उसका रंग रूप क्या होगा। ये आम धारणा बन रही है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली हिंदुत्ववादी पार्टी से लोकतंत्र और संविधान दोनों को खतरा है, और अगर वो फिर से जीती तो देश फांसीवाद की तरफ कदम बढ़ा सकता है। इस तरह की चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी की एक और पारी उदारवादियों और अल्पसंख्यक समुदाय का जीना दूभर कर सकती हैं, और समानता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को गहरा धक्का भी लग सकता है। भारतीय चुनाव को दुनिया और किस तरह से देख रही है, इसको विस्तार से समझने के लिए आइए बातचीत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने विशेषज्ञ और अमेरिका की डेलीवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान से। प्रोफेसर, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच मुकेश साहब, एंड आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आप तो अमेरिका में बैठे हैं। अमेरिका से पूरी दुनिया देखने का एक अलग नजरिया मिलता है। वो नजरिया क्या कह रहा है भारत के चुनाव के बारे में, वो किस तरह से देख रहा है? बार बार चिंताएं आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की, टीका टिप्पणियां हो रही है, सरकार जो कुछ कर रही है। इस चुनाव के दौरान भी टिप्पणियां आई हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल भेजा गया, ईडी और दूसरी एजेंसीज काम कर रही हैं, उसमें उस माहौल में ये चुनाव हो रहे हैं, तो इस चुनाव को कैसे देख रही है दुनिया? देखिए, इसके दो तरह से हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ बयान आता है। तो फॉर एग्जांपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मिलर जो प्रेस सेक्रेटरी के स्पोक्स पर्सन है यहाँ पर व्हाइट हाउस के, उनसे जब पूछा गया कि आप खासतौर से अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद, तो उन्होंने जवाब में पहली तो मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि वो रीड आउट करे जवाब। ही डिडंट आंसर द क्वेश्चन, उसने पेपर्स ढूंढे और पेपर निकाल के ही रेड इट आउट। यानी द गवर्नमेंट एंटिसिपेटेड द क्वेश्चन, और प्रेस सेक्रेटरी से डाउन ऑनवर्ड्स बैठ के उन्होंने कंपोज किया। सो उसकी बात ये है कि इट इज अ पॉलिसी पोजीशन थी, वो ऐसे ही जवाब नहीं दिया था स्पोक्स पर्सन। दैट इज इम्पोर्टेंट, जो मिलर का जवाब है। तो उसने दो चीजें कही उसमें। एक ही कहा कि हम देख रहे हैं, वी आर कंसर्न कि क्या हो रहा है, लफ्ज कंसर्न का इस्तेमाल किया है। उससे हट कर फिर उसने कांग्रेस की जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं उसके बारे में, दैट वाज नॉट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। तो उसमें कहा कि हमने ये भी देखा कि ऑपोजिशन, तो बेसिकली जो यूएस की पोजीशन थी कि हम देख रहे हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो अपने ऑपोजिशन को अपाहिज बना दे रही है इलेक्शन से पहले। So is disabling the opposition. This is a different kind of rigging. यानी इलेक्शन के दिन टोटली फेयर इलेक्शन हो सकता है। यू नो, इट्स लाइक सेइंग कि मैच में कोई लफड़ा नहीं हुआ, एम्पायर ने जबरदस्त कोशिश की। ये और बात है कि मैच से एक दिन पहले मैंने आपकी मोटरसाइकिल में वो गैस टैंकी में शक्कर डाल दी थी, आप मैच खेलने ही नहीं आ सके। यू नो, इट इज लाइक उस तरह की रिगिंग हो रही है। तो दिस इज ए कंसर्न जो गवर्नमेंट ने ली है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर ये पब्लिकली कह रहे हैं, यानी दे आर सेइंग मच स्ट्रॉन्गर टर्म्स बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेटिकली। तो इंडिया ने बड़ा सख्त जवाब दिया, डिप्लोमेट को बुलाया, और इंडिया का भी बहुत इंटरेस्टिंग था, उन्होंने लो लेवल डिप्लोमेट को बुला के डांटा। उन्होंने एरिक गार्सेटी को नहीं बुलाया, एम्बेसडर को नहीं बुलाया, क्योंकि वो जवाब दे देते थे। आई थॉट कि अमेरिका के पूरे एस्टैब्लिश में सबसे सख्त अल्फाज एरिक गार्सेटी यूज कर रहे हैं। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग चैट। वो बहुत ही फ्रेंडली है, इंडिया में हर जगह चाय कॉफी पीते फिर रहे हैं। ही सीन ऑलरेडी 25-30-20-22 स्टेट्स वो जा चुके हैं, बट जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है वो जवाब देते हैं। स्मिता प्रकाश ने उनसे कुछ खालिस्तान को लेकर पूछा तो उन्होंने 1984 की बात कह दी कि हम, मेरे जानने वाले लोग के साथ जो जुल्म हुआ था हम भूले नहीं। दिस इज व्हाट ही सेड, एंड आई
वो शी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट आंसर एट ऑल कि वो इतना मतलब ये फ्रंट फुट पे खेल के बढ़ के खेला है उसने। और फिर रेड लाइंस का लफ्ज इस्तेमाल किया जो मोदी ने नहीं किया, जो बाइडेन ने कभी नहीं किया या ब्लिंकन ने नहीं किया। गारसेटी ने कहा देयर आर रेड लाइंस दैट ए कंट्री कैन नॉट क्रॉस। तो आप देख रहे हैं कि तो मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया का जहां तक का सवाल है, यूएन का मुझे लगता है कि वो सेटअप नहीं था, वो उसने ऑनेस्ट जवाब दे दिया, वो जो स्पोक्स जी। ह्यूमन राइट्स के। लेकिन दे हैव एक्सप्रेस कंसर्न कंसिस्टेंटली। यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई ऐसा डायरेक्ट कमेंट नहीं आया इलेक्शन पर, लेकिन मीडिया कवरेज अगर आप देखें, गार्डियन की जो रिपोर्ट आई अबाउट इंडिया, तो फिल वक्त अगर आप लास्ट ईयर का कवरेज देखते हैं ना इंडिया के ऊपर, तो जिस तरह के फ्रेजेस मैंने भी जो आर्टिकल्स लिखे, आई वुड से ऑल आईज आर ऑन इंडिया, इंडिया इज द फ्यूचर, दुनिया का फ्यूचर ये है वो है। अब उस तरह के कोई आर्टिकल्स आपको नजर नहीं आ रहे। आपको आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं इंडिया दूसरे मुल्कों में लोगों को मार रहा है, इंडिया इज। और मजे की बात यह है कि इंडिया डिनाई कर रहा है जो पाकिस्तान के असैसिनेशन की रिपोर्ट आई, और फिर वहां पे राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे। तो वो दोनों मीडिया में स्टोरीज काफी वो चल रहा है। और ये जो स्वीडन का जो थिंक टैंक है वी डेम, उन्होंने जो कहा कि अबाउट इंडिया एज ए लिटरल ऑटोक्रेसी, उसका हर आर्टिकल जो भी लिख रहा है ना उसमें दे आर यूजिंग दैट फ्रेज कंसिस्टेंटली। देयर आर अदर डेमोक्रेसी इंडिकेशन, जैसा इकोनॉमिस्ट का जो है जिसमें फुल डेमोक्रेसीज और फ्लॉड डेमोक्रेसीज। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंडिया, इजराइल और अमेरिका, वो तीनों फ्लॉड डेमोक्रेसीज में आते हैं। द यूएस इज ऑल्सो नॉट अ फुल डेमोक्रेसी ना। तो अगर उसका इस्तेमाल करें आप कि देखिए इंडिया इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, तो आप इमीडिएट जवाब दे सकते हैं सो इज अमेरिका एंड सो इज इजराइल। इसलिए लोग वो यूज नहीं कर रहे हैं। इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक यूज कि वीडेम को यूज करें, जहां पे वीडेम इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इंडिया। और शायद आपको याद होगा कि पिछले साल या 1.5-2 साल पहले इंडिया ने वीडेम को अप्रोच किया था टू से कि आप हमारा डेटा लें, राइट, हमारा आप डेटा लें। तो उन्होंने मना कर दिया था, दे डिड नॉट रिफ्यूज। इसके बदले अब इंडिया खुद अपना रैंकिंग शायद निकाले। आई एम वेटिंग टू सी। बहुत मजे की बात होगी अगर इंडिया रैंक्स नंबर 1 या हाँ, जी। लेकिन क्या ये मैं आपकी बात से समझूं कि दुनिया में भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी निष्पक्षता को लेकर उसके जिस ढंग से कंडक्ट होना चाहिए उसको लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से अपोजिशन को ब्लॉक किया जा रहा है वगैरह वगैरह। जी, not only that, they are also talking about media and judiciary कि इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इंडिया की रैंकिंग तो आप देख लें, इट हैज जस्ट गॉन डाउन। मतलब और मतलब जो ट्रेडिशनली हम ऑटोक्रेटिक स्टेट समझते थे उनके पास ज्यादा फ्रीडम है। अफगानिस्तान के लेवल पे आ गया है इंडिया व्हेन इट कम्स टू प्रेस फ्रीडम। तो उस पर बहुत फिक्र है, और उस पर मुसलसिल यू कैन सी पीरियोडिकली कवरेज कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन जुडिशरी के बारे में भी दे हैव टेकन अप कि ये क्या हो रहा है। बिकॉज देखिए जो पीएमएलएन जो लॉ है ना, वो जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया, वो बहुत ही मतलब इट इज ए लॉ जिसमें जुडिशियल प्रोसेस में जो अक्यूज्ड है उसके राइट्स को बहुत कम प्रोटेक्शन है। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो लॉ इन्वोक होते ही इंडिया की जो जुडिशरी है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रही है उनकी। समझ रहे, बिकॉज लॉ खुद ऐसा है। व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज कि वो लॉ को रिव्यू करें कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या ये जो अक्यूज्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर जजेस फेयर भी हैं तो दे हैव नो रूम टू ऑपरेट। तो इंटरनेशनल मीडिया हैज नॉट रीच दैट सटलिटी। देखें तो वो देख रहे हैं जज कुछ नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इलेक्शन से पहले बंद हो गए हैं। वो ईटी ने जाके वो मतलब जो पैसे बंद कर दिए कांग्रेस के, दे हैव रियलाइज। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो दाग इंडिया के सिलेक्शन पे ऑलरेडी लग गए हैं। तो जो भी रिजल्ट आए जून में, उसके बाद आप देखें जो कवरेज होगी उसमें दे विल रेज दीज टू इश्यूज मिनिमम कि ऑपोजिशन वाज हैंडीकैप एंड उनके लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। देखिए देयर इज एक चांस के और लीडर्स को
आइंदा चंद हफ्तों में बंद कर दें, तो आई थिंक इट विल मेक इट वर्स। जी, लेकिन एक और इश्यू जो इससे जुड़ा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से इम्पार्शियल होना चाहिए, वो भी नहीं है। वो भी सरकार के डिक्टेट पर काम कर रहा है, ऐसा लगता है। उसका बायसनेस साफ दिखता है कि अपोजिशन पार्टीज़ कोई कंप्लेन करेंगे, हम नहीं सुनेंगे। और रूलिंग पार्टी की तरफ से एक छोटी-सी चीज़ भी आ जाएगी तो तुरंत चुनाव आयोग एक्शन में आ जाता है। जी हाँ, नॉट ओनली दैट, जो कॉम्पोजिशन, जो इलेक्शन कमीशन का जो चेंज हुआ है लास्ट मिनट में, मतलब एक ही बंदा रह गया था, फिर 2 जो नए अपॉइंट हुए, आई मीन दैट ऑल शोज़ द सिस्टम इज़ नॉट फेयर। देखिए, मतलब माकियावेली ने बहुत पहले कहा था, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू बी जस्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सीन टू बी जस्ट। तो जो मोदी सरकार है, इट इज नॉट ओनली नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग फेयर, इट इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन बीइंग सीन टू बी फेयर। ये मुझे बड़ी ताज्जुब की बात लग रही है कि एक तो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया की इज्जत करे, इंडिया को रेस्पेक्ट करे, इंडिया को विश्व गुरु, विश्व मित्र माने, फिर सडनली पलट के वी डोंट केयर व्हाट दे थिंक, जहां तक इलेक्शन की बात है। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्शन हैं जो नजर आ रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सवाल उठ रहे होंगे कि जिस तरह से ये पूरा हुआ है, उसने भी इलेक्शन की साफ सुथरेपन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए होंगे कि सरकार किस तरह से मैनिपुलेट कर रही चीजों को। देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कांग्रेस की जो अकाउंट्स बंद हुए, एंड देन उसमें इमीडिएटली कह देते हैं कि देयर इज इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, जो सुप्रीम कोर्ट फाउंड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट? अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो पैसे क्यों है पार्टीज के पास अभी भी? आइदर द पार्टी शुड हैव बीन ऑर्डर्ड टू रिटर्न द मनी, या वो गवर्नमेंट सीज कर लेती। अब प्रॉब्लम ये है कि वो सीज कर लेगी तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर की फंड में चले जाएंगे वो पैसे। सो आई थिंक मोदी माइट एक्चुअली लाइक इट, छोड़े पार्टी जो छोड़े, मैं अकेला ही डिसाइड करूंगा इन पैसों का क्या किया जाए। तो देयर आर सेवरल ऑफ दीज इश्यूज। प्रॉब्लम ये है सर कि देखिए, द वर्ल्ड इज आल्सो यूज्ड टू डीलिंग विद साउथ कोरिया, रशिया, चाइना। तो उसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा हिपोक्रेसी हो जाती है वेस्ट के बारे में। अरे भाई, आप चाइना के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप इनको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आपको सऊदी अरेबिया से कुछ प्रॉब्लम नहीं है? मतलब देखिए, दुनिया में अब तकरीबन 370% से ज्यादा कंट्रीज और नॉन डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेसी बहुत श्रिंक हो गई है। So there is also hesitancy to criticize India too much, because India is still seen as a better democracy than most of the global South, right? तो इंडिया का वो तो इमेज तो जो बना हुआ है 75 ईयर्स से, उसको एरोड करने में वक्त लगेगा। एंड आई थिंक द बिगेस्ट ब्लो जो लगेगा इंडिया की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर, वो इस इलेक्शन से। ईवीएम के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं क्या? यहाँ देश में तो बार-बार ये बात उठ रही है कि ईवीएम से छेड़छाड़, उसकी हैकिंग वगैरह-वगैरह। क्या ये सवाल इंटरनेशनल बिरादरी में भी उठ रहे हैं? ईवीएम के जो सवाल उठ रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली डायस्पोरा में ज्यादा चक्कर चल रहा है। डायस्पोरा की जो अखबारात है, डायस्पोरा की जो मीडिया है, चैनल्स वगैरह है, उस पे ईवीएम का बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। एंड जो बातें हो रही है उसका मैं बहुत ही क्विक खुलासा ये दे देता हूँ कि अगर इलेक्शन में, तो सवाल ये उठा था कि साउथ में कैसा हार गई बीजेपी, राइट? कि अगर ईवीएम रिग कर रहे हैं तो फिर वो तेलंगाना में क्यों हार गए, कर्नाटक में क्यों हार गए? तो उसका जवाब ये है कि अगर मार्जिन 10-12% का, तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद ईवीएम्स। लेकिन अगर मार्जिन 100 का है, इफ इट इज ए क्लोज रेस, 1% या इवन लेस, इंडिया में 1% भी बहुत ज्यादा हो जाता है नंबर्स में, तो क्लोज रेसेस में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बेसिकली सेइंग कि जो क्लोज रेसेस हो रहे हैं उस पे सवाल या चिन्ह लगा दें कि यहाँ पे ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। लेकिन जो जहाँ पे बहुत ज्यादा मार्जिन है, सो दे आर प्लेइंग इट वेरी सेफ। देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्कशंस, टेक्निकल डिस्कशन भी चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आईटी के बहुत सारे बंदे बैठे हैं कि हाउ इट इज पॉसिबली डन। देयर आर मेनी पीपल सेइंग कि मैं आपको करके बता सकता हूँ, इस तरह। लेकिन जो डायस्पोरा की एक चीज में, दे आर मेजॉरिटी ऑफ द डायस्पोरा तो सेलिब्रेशन के मूड में है। मतलब ये तय हो चुका है कि मोदी जी आ रहे हैं तीसरी बार, तो अब वो सेलिब्रेशन के बजाय एजेंडा डिस्कस होता जा रहा है। और एक जो मुझे परेशान कुन चीज नजर आ रही है, मतलब
जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि शायद अगर इनको 370 या 400 सीटें मिल गई तो दे माइट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टर, प्रीएम्बल ही बदल दे। लेकिन बाज़ लोग कह रहे हैं कि सबसे डेंजरस चीज़ ये हो सकती है जो दिस इज़ अ वर्शिप जो एक्ट है 1993-94 का, वो शायद रिवोक हो जाए। एंड दैट मीन्स देन पूरा का पूरा वो फ्लड गेट्स खुल जाएंगे ना, कि जो जो पंडोरा बिल्कुल। बॉक्स बंद किया था, उसमें सिर्फ अयोध्या की एक्सेप्शन थी, लेकिन अब जी। ये हो जाएगा कि एवरीथिंग विल बी ओपन। तो इस तरह के फियर्स भी, और अ, ये जो देखिए, मीडिया दो किस्म की है। जो अमेरिका में जो मेन स्ट्रीम है, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, वो ब्रॉड स्ट्रोक से इंडिया की डेमोक्रेसी का फिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड टाइप आर्टिकल जो आ रहे हैं वो सेकेंडरी मीडिया में आ रहे हैं, जैसा कि फॉरेन पॉलिसी में देख लें आप, और इंटरसेप्ट में खासतौर से काफी इंटरेस्ट, तो वो वहां पे वो फोकसिंग ऑन सिमिलर थिंग्स, अरे ये प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट खतरे में आए, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी हर दूसरे तीसरे दिन कहते रहते हैं कि जब तक इसको नहीं निकालेगा काशी मथुरा का इश्यू सेटल नहीं होगा। तो देयर आर ऑल दीज फियर्स कि शायद इंडिया थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एंड डेमोक्रेसी, ये फिक्र है। जी, मैं यही इसी सवाल पर आना चाहता था कि इस इलेक्शन पर लोगों की, दुनिया की निगाह इसलिए भी लगी है कि इस इलेक्शन के बाद इंडिया कौन-सा टर्न लेता है। क्या ये एक थियोक्रेटिक स्टेट की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये फासिज़्म की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? यहाँ अगर इस तरह के सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है तो देश में माइनॉरिटीज़ का क्या होगा? जो उदारवादी लोग हैं, लिबरल लोग हैं, उनका क्या होगा? ये चिंता क्या वहाँ महसूस की जा रही? देखिए, माइनॉरिटीज में मतलब जो मुस्लिम और क्रिश्चियन इंडियन लीडर्स हैं, तो वो मुसलसिल बहुत परेशान है। मतलब वो तो ऑलरेडी फियरफुल है कि वायलेंस भी शायद बढ़ जाए माइनॉरिटीज के खिलाफ। तो यहाँ पर एक प्रोफेसर है स्टैंटन नाम के, जो जेनोसाइड पढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि 8 स्टेप्स होते हैं जेनोसाइड की लेवल तक पहुंचने के, और 5-6 तक तो ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुका है। तो देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग लाइक दैट अबाउट द जेनोसाइड। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल में जो लिंचिंग वगैरह है, उसके इंस्टेंसेस कम हो गए हैं, डायरेक्ट वायलेंस। तो उनकी फोकस अब मणिपुर के ताल्लुक से क्रिश्चियंस को लेकर है, ये वायलेंस वहाँ हो रहा है। फिर जो फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, व्हिच इज अ सरोगेट फॉर सिख्स। तो ये बात तो आम अमेरिकन जो पॉलिसी स्टडी करते हैं, इंडिया को समझते हैं, उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि क्रिश्चियंस, सिख्स और मुस्लिम्स आर नॉट हैप्पी विद दिस करंट गवर्नमेंट, इस पार्टी के को लेकर। तो अब उसमें चक्कर ये भी हो रहा है कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, खासतौर से जो गल्फ में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये नॉन डेमोक्रेटिक मुल्कों के साथ, खासतौर से इजिप्ट को ले लें या यूएई और को लेके सऊदी अरेबिया, तो उसका जो नैरेटिव आ रहा है वो ज़रा पज़लिंग है कि मुस्लिम कंट्रीज़ ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रही। नुपुर शर्मा के वक़्त इतनी दूर कर दी थी, ओमान ने भी इंडिया के एम्बेसडर को बुला लिया था। तो उससे मैसेज ये भेज दिए उन्होंने कि भई आप इस्लाम के बारे में कुछ ना कहें, मुसलमानों के साथ जो करना है वो कर लें। दैट इज़ द मैसेज दैट दे सेंट। So, so there is a lot of worry कि जो इस्लामिक और मुस्लिम आइडेंटिटी का जो हिस्सा है ना, इंडिया की बात, इंडिविजुअल्स की नहीं, जैसे कि रेलवे स्टेशन के नाम, शहरों के नाम, और पता है कितने पिछले 1.5 साल में कई मस्जिदें जो शहीद हो गई हैं, बुलडोज कर दी गई हैं। तो उस तरह का दे फील के वो खुला खुला हो जाएगा कि देयर विल बी मोर। 2 दिन पहले इंडिया टुडे का कुछ इवेंट्स चल रहे हैं, जहाँ पे आशुतोष भी बैठे हुए थे इस मीटिंग में। तो मीडिया या जी, कॉन्क्लेव था। जी। सुधीर चौधरी नाम के एक एंकर से सवाल पूछा गया था कि आइंदा 5 साल क्या होगा? तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि जय श्री राम का जो नारा है, इट विल बिकम जय सिया राम बन जाएगा। तो हार्ट से वो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम अ प्राउड हिंदू कंट्री बट विथ पब्लिक सपोर्ट। तो उनका ये कहना है कि उनको ये बात समझ में नहीं आई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये न्यूज़ एंकर है कि
मेजॉरिटेरियनिज्म की वो तारीफ कर रहे हैं एज इफ इट इज डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी का जो उनको न्यूज एंकर कोई नहीं मानता है बाय द वे। आई नो पब्लिक जी। स्पोक्सपर्सन है वो। तो देखिए डेमोक्रेसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट वो जो एलिमेंट है इट्स प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल से लेके माइनॉरिटीज तक। इसकी जरूरत इसलिए होती है कि वरना वो मेजोरिटेरियन हो गया। अगर आपके पास 60% की मेजोरिटी आ गई इसका मतलब आप बाकी दूसरों की पूरे राइट्स खत्म कर देंगे। और इंडिया में क्या हो रहा है कि while people are talking about religious minorities, they are not talking about political minorities। देखिए जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स तो जेपडी में है ही, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल माइनॉरिटी में है तो आपकी भी राइट्स नहीं। बिल्कुल। और अगर खासतौर से अगर आप हिंदू हैं और आप पॉलिटिकल माइनॉरिटी में हैं तो आपके राइट्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब यू हैव द राइट टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ बोलूं तो मेरी नौकरी चले जाए, ये ना बोलूं तो मैं बंद हो जाऊं जेल में। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस का जो सवाल आता है, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि जो जो लोगों को फिक्र है इंडिया की डेमोक्रेसी की कि इलेक्शन के दौरान वो दोहराते रहें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस आज एज ऑफ टुडे क्या है उनके, what is available to them and what could be lost। because अगर 400 पार हो जाता है तो नदियां डेमोक्रेसी के पार जरूर डेफिनेटली हो जाएंगी। बिकॉज जो रेटरिक मैं सुन रहा हूँ ना, जो हिंदुत्व स्पीकर्स के पास से आ रही हैं, अब मेरे चैनल पे लोग आते हैं काफी पढ़े लिखे हिंदू डायस्पोरा से, तो वो लोग मुझे कहते हैं मुख्तदर हमको हजार, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं क्या करूं, 1000 साल के बाद मुझे एक मौका मिला कि एक हिंदू राष्ट्र बनाए, और उसको बनाने में थोड़े अंडे अगर टूट गए, इफ यू ब्रेक अ फ्यू एग्स टू मेक द ऑमलेट, क्या करें, मतलब मजबूरी है। हम जानते हैं कि दिस इज अ बैड थिंग, बट द गोल इतना बड़ा है कि दे आर विलिंग टू ओवरलुक ट्रैम्पलिंग ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनका जो कंसेप्शन ऑफ हिंदू राष्ट्र है दैट इज विदाउट माइनॉरिटी राइट, इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक कंसेप्शन, इसलिए डेमोक्रेसी बिल्कुल। खतरे में है। अगर मोदी खड़े रह के तकरीर दे देते हैं कि ये है हिंदू राष्ट्र, ये है राम राज्य जिसमें हर एक के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, तो नहीं, वो तो दूसरी चीज कह रहे हैं कि एक बार जीतने के बाद देखिए हम और क्या क्या करते हैं, बड़े फैसले होने वाले। बड़े वो फैसले डरा होंगे। भी रहे हैं और लोगों को उकसा भी रहे हैं और अपने वोटर्स को उम्मीदें भी बधा रहे हैं। कई तरह से वो इससे खेल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए जी। चीज और एक जो कवरेज यहाँ हो रही थी सीएए का काफी कवरेज हुआ, जिसके काफी स्टेटमेंट्स भी आए, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी सीएए पर भी स्टेटमेंट आए। तो जब वो स्टेटमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने एक्चुअली एक शो में बहुत कोशिश की समझाने के लिए कि जो सीएए है इट हैज नथिंग टू डू विद जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में फिल वक्त जो माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में नो डाउट हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, बट सीएए डज नॉट प्रोटेक्ट देम। सीएए सिर्फ उनके लिए है जो इंडिया में 2014 जी जी। हाँ, 2014 31 दिसंबर से पहले जो आए उनके लिए है जो ऑलरेडी इंडिया में है। इट हैज नथिंग टू डू विद माइनॉरिटीज। और जो सीएए के सपोर्टर्स हैं उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही। नहीं नहीं, लेकिन इसमें एक पेच है जो जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं हमारे अमित शाह। जी हाँ, एनआरसी एनआरसी तो आएगा, वो तो अलग बात जी। है, बट तो सीएए वो को उसमें उससे जी हाँ, डरे हुए हैं लोग कि नहीं आप लाइए कागज दिखाइए। जी, वो तो खैर माइनॉरिटीज का फियर है ना, कि आपको पता है कि फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनके फैमिली मेंबर्स प्रूव नहीं कर सके कि दे आर सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो वो तो एनआरसी वाला तो माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए खास तौर से वो मतलब इट्स ए सोर्स ऑफ नाइटमेयर। लेकिन जब मैं ये बात बार बार कहने लगा तो मुझे लोग कह रहे हैं कि वेट टिल द इलेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि सीएए का जो डेडलाइन है वो 24 का वो निकल जाएगा, तो उनके ख्वाब है। मैं बोला ठीक है भाई, आप ले लें पाकिस्तान से और जितने भी हिंदू हैं, अफगानिस्तान से भी ले लें, बांग्ला, दे विल बी हैप्पी टू सेंड। मतलब बांग्लादेश में 12-13% उनकी जो आबादी है, यानी 10 मिलियन से ज्यादा हिंदू हैं, दे विल बी हैप्पी टू सेंड देम टू यू। आपकी आबादी भी बढ़ जाएगी, आपके स्टेट पे बर्डन भी बढ़ जाएगा।
तो इट इज मतलब जो प्रो मोदी हैं दे आर एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स, इंक्लूडिंग के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर शायद इन्वेजन करके उसको मिलिटरीली उसको हासिल कर ले। अमित शाह ने खुद कहा कि ना सिर्फ मतलब पीओके, अलबत्ता वहाँ के मुसलमान भी इंडिया के हैं, तो अब किडनैप भी कर लेंगे उन सबको। तो देयर आर लॉट ऑफ, मेरे ख्याल से अगर जीत भी जाते हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए खुद ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। नहीं, और वो तो बोल देंगे वो चुनावी जुमला था। जी हाँ, उनका उनका कोई भरोसा नहीं। जी जी ये जो अभी आज बोल रहे हैं कल क्या बोलेंगे कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वो, ये मैं यही जानना चाहता था, क्या ये फियर इंटरनेशनल कम्युनिटी में पूरे में है या एक सेक्शन में है कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे खतरे में हैं और ये टर्निंग पॉइंट है, ये इलेक्शन, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो ब्रॉड इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर आप कोई ऐसा रैंडम रिपोर्टर को पकड़ लें आप या कोई कांग्रेसमैन वगैरह, तो दे आर ऑल वरीड कि इंडिया इज बिकमिंग ए पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन कंट्री। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मतलब आपको ऐसा कोई लीडर नहीं मिलेगा जो खुशी से कहेगा अरे नहीं नहीं, इंडिया की डेमोक्रेसी को हम कॉपी करना चाहिए या सीखना चाहिए। तो ये लफ्ज जैसा कि स्ट्रॉन्ग मैन का लफ्ज जो इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है, जो इस्तेमाल हो रहा है मोदी के लिए, या पॉपुलिस्ट लीडर या मेजोरिटेरियन, ये बात तो आम हो गई है। मतलब नॉट ओनली इन पॉलिटिकल सर्कल्स, आप टीचर्स से मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट्स भी वेरी क्लियरली, मतलब अ, अ, वो- मतलब ये आम हो गई है बात कि देयर इज अ क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इट इज बिकमिंग लेस डेमोक्रेटिक। हाँ, जो डिटेल्स हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स, ये या तो स्कॉलर्स या जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं, ये जो एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा हैं, वो लोग स्पेसिफिक जाने सीएए और एनआरसी को ज्वाइन करते, ये स्पेशलाइज्ड है। क्योंकि जब यूएस गवर्नमेंट ने भी बात की तो यूएस गवर्नमेंट सीएए के बारे में बात करी, बट नॉट विद एनआरसी। लेकिन जो डर उसने एक्सप्रेस किया, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू कंबाइन द टू। तो उतना लेवल पर देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हियर, मतलब अमेरिका में देयर इज अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ इंडियंस हु आर वरीड अबाउट दीस थिंग्स, एंड शायद इंडिया में इतने नहीं होंगे कि ये चीजें आ सकती हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बहुत, डायस्पोरा में तो रोज आना, मैं पिछले 3 महीने से देख रहा हूँ। मैं एक ऐसे ग्रुप में हूँ जिसमें कई हजारों इंडियंस हैं आईटी के सेक्टर के, तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे काफी डिस्कशन चल रहा है कॉन्स्टेंटली कि ये दिस इज अ सीक्रेट वेपन कैसा इस्तेमाल किया था जिसमें हजारों डॉलर, और मतलब आई एम वेरी सरप्राइज कि पब्लिक में इतना शॉक क्यों नहीं आया, खासतौर से करप्शन को लेके, स्पेशली वो लोग जिनके धमकियां दी गई थी, फिर वो पैसे दिए और उनके खिलाफ फिर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गए। यू कैन सी द क्विड प्रो को क्लियरली ना इसमें। तो उसके बावजूद जो पब्लिक, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी, अगर आप मुझसे पूछें कि इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, ना मोदी है, ना बीजेपी है, ना आरएसएस है, ये जो पब्लिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर रही ना, वो सबसे बड़ा खतरा है। पब्लिक में अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो अथॉरिटेरियनिज्म विल बी इलेक्टेड। बिल्कुल, इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप की बात होने ही लगी है। जी तो यहाँ बस एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, मोदी को किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें इलेक्शन के रिग होने की खतरा देख रहे हैं, जिसमें माइनॉरिटीज के राइट्स को खत्म कर देने की बात हो रही है, जिसमें एक थियोक्रेटिक स्टेट की बात हो रही है, हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जिसमें लिबरल जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, उसके लिए कोई स्पेस नहीं होगा। वो उसको लीड करने वाला जो आदमी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बारे में क्या धारणा बन रही है इस देखिए, चुनाव के संदर्भ में? अगर आप स्टॉक मार्केट की तरह देखते ना, तो मोदी का जो स्टॉक था, वो जब वो वॉशिंगटन आए पिछले साल, दैट एट दैट टाइम द स्टॉक मस्ट हैव बीन हाई। अब बहुत गिर गया है। देखिए, 2022 और 2023 में बाइडेन उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको यू आर द बॉस कह दिया, और फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा, इस तरह के सेल्फी ली। इतना इंडिया में धूम चल रही थी जैसा कि ये शाहरुख खान है, राइट?
It was like that. He was the Shahrukh Khan of international politics. और फोटो ऑप्स कॉन्स्टेंटली चल रहे थे ना, हर एक को झपी मार रहे हैं. इनफैक्ट इन डिप्लोमेटिक सर्कल्स ये बात समझ आई कि द लीडर्स आर नॉट यूजुअली वेरी हैप्पी विद दैट. मतलब इस तरह वेस्ट में ना द फिजिकल पर्सनल स्पेस की जो इन्वेड कर देते ना, दे डोंट लाइक इट बट दे टॉलरेट इट बिकॉज इट्स मोदी. बट आप देखें पिछले इलेक्शन के 6-7 महीने से कुछ भी नहीं है. G20 के बाद से जो बाइडेन वहां गए, उसके बाद से सिर्फ मैक्रॉन के पास गए ये पेरिस, उसके बाद से बस मिडल ईस्ट में चक्कर मार रहे हैं ये पड़ोस में. और देयर इज नो बिग मोमेंट. पीपल हैव अवॉइडेड. देखिए ना तो कोई फोन कॉल ना कुछ. इंडिया यूएस का चाइना से इतना ओपन झगड़ा चल रहा है, उसके बावजूद बाइडेन की मुलाकात नवंबर में हुई शी जिनपिंग के साथ, अभी टेलीफोन पे बात हुई और मजीद. तो देयर इज मोर हाई लेवल डायलॉग बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड इंडिया. ब्लिंकन ने भी ट्रिप नहीं की. देखिए तो इट इज वेरी क्लियर कि द वेस्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड कि दे डोंट वांट टू बी यूज्ड. ये जो संतोष क्या नाम है वो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है ना, जो प्रशांत किशोर साहब, तो वो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जो सक्सेस के जो बीजेपी के जो मोदी का इमेज. देखिए मोदी, इट इज मोदी वर्सेस द रेस्ट. बीजेपी वगैरह कोई भी नहीं है इस इलेक्शन में, राइट. तो मोदी का जो उपलब्धियां जो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर बना दी, 370 कर दिया, और इंडिया का इमेज जो बढ़ा दिया इंटरनेशनल रिलेशन, तो वो इमेज का अगर वो एग्जाम्पल देने गए तो उनको कई महीने पीछे जाना पड़ेगा. दे विल हैव टू गो बैक, क्योंकि पिछले 5-6 महीने में द न्यूज हैज बीन बैड. वो खालिस्तान को ले लें, कनाडा को ले लें, यूएस का ले लें, जो पन्नो गेट हुआ है, तो द इंटरनेशनली न्यूज इज बैड. ये और बात है कि आई थिंक वेस्टर्न इंटेलिजेंस हैव मेड द नेट असेसमेंट के मोदी जीत रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से लीडर्स से क्रिटिसिज्म आपको नजर नहीं आ रहा. मतलब द लीडर्स जो है, क्योंकि उनको पता है कि और 5 साल वी हैव टू डील विथ हिम, बट जो उनके आसपास के जो लोग हैं दे आर बीइंग वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडिया. अगर आप देखें वो मोदी के आने को लेकर संदेह कर रहे हैं, आने को लेकर नहीं, मोदी अगर आ जाते हैं तो उनसे संदेह क्या है, उनके डर क्या है, फियर क्या है, वही जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे. जी हाँ, मतलब द थिंग इज के मतलब द वेस्ट खासतौर से और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनका एक बहुत ही बड़ा डिलेमा है. दे लाइक इंडिया, दे डोंट लाइक मोदी. ये लिख के ले लें आप. दे जस्ट डोंट लाइक मोदी. जो लीडर्स हैं दे डोंट वांट टू डील विथ मोदी, बट दे हैव नो चॉइस. They have no choice because India is electing him and they want to deal with India. India is the future. आप देख लें वो जियो इकोनॉमिक्स को ले लें, जियो पॉलिटिक्स को लेके इंडिया की जरूरत भी है ना, वेस्ट को भी है और मिडिल ईस्ट. बिल्कुल, इतना बड़ा मुल्क है उसको, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया है ना. यू कैन नॉट नाउ इग्नोर इट. सो इट इज लाइक दैट. इट इज लाइक सेइंग कि यूरोप का जो हाल होता है जब ट्रम्प इलेक्ट होता है, तो दे लव अमेरिका बट दे डोंट लाइक ट्रम्प. तो वो अभी से परेशान हो रहे हैं कि शायद ट्रम्प जीत जाए. तो that is what is happening with the world. कि अरे यार फिर आ गया. मतलब that is how the reaction is going to be. They love India. इंडिया में इन्वेस्ट करना है उनको, इंडिया के साथ बिजनेस करना है. They even like some of his business friendly policies वगैरह से वो ज्यादा खुश हैं. अगर कांग्रेस अगर आ जाती है तो थोड़ा बहुत they are afraid. हालांकि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस has maintained a higher growth rate. ये भूल जाते हैं इंडिया में. इंडिया का एवरेज 7.5% था. क्या हम इसको उलट के कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी नहीं चाहती कि मोदी आए? यस, आई कैन टेल यू, अगर मोदी के अलावा और कोई आता है तो गले मिल जाएंगे इंडिया के खुशी के मारे. तो इट इज दैट दे लव इंडिया बट दे डोंट लाइक मोदी. मतलब इससे बेहतर इट इज क्वाइट क्लियर. और 2023 वाज द पीक आई थिंक जहां पे मोदी को इंटरनेशनली सराहाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ हिम. इंडिया में ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसा कि इनकी वजह से हो रहा है. यानी अगर मोदी नहीं रहते तो इंडिया की कोई वैल्यू ही नहीं है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट वाज लाइक सेलिब्रेटिंग इंडिया. और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये भी कहते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी इज वेरी थिन स्किन्ड. मतलब वो तो दे आर मोर केयरफुल टॉकिंग टू इंडियन डिप्लोमेट्स देन दे आर विद अदर डिप्लोमेट्स.
हाँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है, तो वो सऊदी अरेबिया को और पाकिस्तान को और चाइना को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वो हर साल डेज़िग्नेट कर देता है। उनके पास से कोई जवाब ही नहीं आता, दे डोंट केयर और इट डज़न्ट इम्पैक्ट द रिलेशनशिप टू मच। लेकिन सिर्फ़ उन्होंने रिकमेंड किया पिछले 3 साल से कि इंडिया को भी इसमें डालना चाहिए, व्हिच स्टेट डिपार्टमेंट हैज़ नॉट डन। तो उनके खाली रिकमेंडेशन में इंडिया में धूम हो जाती है। हर अखबार पे, हर टेलीविज़न चैनल पे आप देख सकते हैं सीपीसी के जो लीडर्स हैं, अब कमिश्नर्स हैं, उनको वीज़ा भी नहीं मिलता। अब इंडिया जाने की इजाज़त भी नहीं, इंडिया डज़न्ट वेलकम देम। So India is overreacting to every little thing, which I think is not good for Indian diplomacy. Ignore कर दें। अब देखें अब बाइडेन के खिलाफ यहाँ से 9 मील दूर है उनका घर, मैं यहाँ बैठ के उनको जेनोसाइड जो कहता हूँ। वो परेशान नहीं हो रहे, मतलब they are worried about the overall voting patterns, but they are not like coming after me या IRS मुझे कह रहा है कि हम आपके टैक्स ऑडिट कर देंगे, because they know कि भाई ठीक है, this is the point of view है, but by reacting to me he will give me more voice. वेरी ट्रू, वेरी है ना, अगर अगर वो मुझे जवाब दे दें तो आई कैन गारंटी यू 1 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स उसी दिन आ जाएंगे। so बिल्कुल। sometimes India should also just chill. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकद्दर। हमें चुनाव को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं, किस तरह से देखा जा रहा है और क्या चिंताएँ हैं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की, उससे अवगत कराने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, sir.